मदुरै में मक्कल नीति मैयन के नाम से तमिलनाडु में सुपरस्टार कमल हासन ने बनाई नई पार्टी। तकरीब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे शामिल। ऐलान करने से पहले किया ताकत का मुजाहिरा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मारपीट के केस में आप के 2 एमएलए प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान को 1 दिन की जेल। पुलिस ने मांगी थी 2 दिन की रिमांड, लेकिन कोर्ट ने किया इनकार। 28 फरवरी को एक मुल्क एक इलेक्शन पर बीजेपी का गौरखोज। दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस में होगी बात। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के सीएम डिप्टी सीएम को बुलाया गया। इन्वेस्टर्स समिट में यूपी की तस्वीर बदलने की कोशिश। 1000 से ज्यादा एमओयूज से 4.25 लाख करोड़ सरमायाकारी की उम्मीदें। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा नया यूपी बन रहा है। घपले के बाद पीएनबी का बड़ा एक्शन। हफ्ते भर में 18,000 से ज्यादा मुलाजमीन के तबादले। सीबीसी की हिदायत पर एक ही जगह 3 साल से जमे लोगों का ट्रांसफर। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी हिमाकत। पुंछ में एलओसी पर 300 मीटर करीब आकर वापस लौटा पाकिस्तानी फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर। थोड़ी देर बाद ही वापस लौटा। और अपनी पार्टी के ही सदर ओहदे से हटाए गए नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवाज ने पार्टी सदर रहते जो फैसले लिए हैं वो भी किए जाएं रद्द। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है प्रिया को सुप्रीम राहत। बात उन्हीं प्रिया प्रकाश वारियर की जो कि सोशल मीडिया की नई सनसनी हैं और जिनके 26 सेकंड के एक वीडियो ने अपनी डेब्यू फिल्म के रिलीज से पहले ही उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस बेपनाह शोहरत के साथ ही प्रिया और फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए परेशानी भी चली आई और कुछ लोगों ने फिल्म के गाने मानिका मलयारा पूवी के पिक्चराइजेशन पर ऐतराज जताते हुए FIR तक दर्ज करवा दी। हालांकि आज प्रिया और डायरेक्टर ओमुर लुलु को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन इस वाकये ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बात बात पर इस्लाम और शरीयत का हवाला देना ठीक है? क्या वाकई में मुस्लिम जज्बात मजरूह हुए हैं या फिर इसको मुद्दा बनाकर सस्ती शोहरत हासिल की जा रही है? क्योंकि शायद आज का मुसलमान यह भूल गया है कि इस्लाम, शरीयत और रसूल इस्लाम का किरदार इतना बुलंद है कि जिस पर इस तरह की किन्हीं हरकतों का हर्फ नहीं आने वाला। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि फिल्मों में ऐसे गाने, ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसे डायलॉग या ऐसे सीन्स क्यों डाले जाते हैं जिससे लोगों को तनाज़ा खड़ा करने का मौका मिल जाता है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम राहत मिली है। सोशल मीडिया ने नई सनसनी प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उनके खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। एक ही गाने से इंटरनेट पर सनसनी बन गई। प्रिया प्रकाश को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश की पिटीशन पर उनके खिलाफ दायर FIR पर पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रिया प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर अपने खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों को जवाब मिला है जो इस पर नया तनाज़ा खड़ा करने की फिराक में है। को किसी भी हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, किसी भी धार्मिक नज़रिए से या पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी का भी हो, किसी फिल्म के जरिए से, किसी गाने के जरिए से, तो उस पर फौरी तौर पर बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के हक में फैसला सुनाते हुए हैदराबाद और मुंबई में दर्ज केस पर रोक लगा दी और तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ ही पिटिशनर्स से इस मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक पिटीशन में प्रिया के वकील ने कोर्ट से मामले की फौरी सुनवाई के लिए अपील की थी। प्रिया प्रकाश और ओरू अडार लव के
प्रोड्यूसर्स के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वाज़ेह हो कि पहले तेलंगाना में कुछ नौजवानों ने फिल्म के वायरल गाने को तौहीन आमेज बताया था और फिल्म बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन प्रिया और डायरेक्टर ओमर ने कहा कि गाना काबिले एतराज नहीं है। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो ये लगता है कि अगर मैं चुप रहूं तो ठीक होगा। पता नहीं मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा। वो हमको हीरो हीरोइन से कोई हमारा मतलब नहीं है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद द हीरोइन और हीरो और एक्टर डायरेक्टर। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट अगर फिल्म में कुछ होगा उससे पहले हम लोग एक्शन ले लेंगे। कंप्लेंट हमने लिया है, हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उस पर एफआईआर करेंगे, एफआईआर करके उसको जांच करेंगे और विल टेक द हेल्प ऑफ द ट्रांसलेटर्स एंड इस्लामिक क्लेरिक्स आल्सो, विल सॉर्ट द ओपिनियन ऑफ द इस्लामिक क्लेरिक्स। वाज़ेह हो कि प्रिया प्रकाश की मलयालम फिल्म ओरू अडार लव 3 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म का गाना मानिका मलयारा पूवी हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने का वीडियो सामने आने के बाद प्रिया सोशल मीडिया पर छा गई। आलम यह रहा कि इंस्टाग्राम पर प्रिया के फॉलोअर्स की तादाद में बाढ़ सी आ गई। महज 24 घंटे के अंदर प्रिया के मद्दाहों की तादाद 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। प्रिया अभी सिर्फ 18 साल की हैं और त्रिशूर के विमला कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर की तालिबा हैं। अपनी डेब्यू फिल्म में भी वो एक स्टूडेंट का किरदार ही निभा रही हैं। इस नए तनाज़े से सवाल ये उठता है कि क्या ईमान और इस्लाम इतना कमजोर है कि एक गाने से उस पर हर्फ आ जाए? क्या वाकई में गाने से तौहीन रिसालत हुई है या सिर्फ इस पर हंगामा खड़ा करके सस्ती शोहरत हासिल की जा रही है? बात बात में दीन और इस्लाम का हवाला देकर माहौल को खराब करना कहाँ की समझदारी है? उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सैयद अब्बास मेहदी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। ऐसा नहीं है कि इस एक गाने पर ही बवाल मचा या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐतराज जताया गया या तशद्दुद नजर आ रहा है या फिर कुछ तनाजा है, बल्कि इसके पहले भी तमाम ऐसे फिल्में हैं या फिर डायलॉग्स हैं या स्क्रीन हैं या गाने हैं जिन पर तनाजे होते रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर फिल्मों में इस तरह के सीन्स, डायलॉग्स या गाने क्यों शामिल किए जाते हैं जिस पर आगे चल करके तनाजा होता है? क्या इसको लेकर के रिसर्च नहीं होती या फिर फिल्मी दुनिया से भी पब्लिसिटी पाने के लिए बाकायदा इसको उसमें शामिल किया जाता है? यानी कि दोनों ही तरफ सवाल हैं और इसी तमाम पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ HS रावत साहब। वहीं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ अंबर जैदी जी और स्कॉलर हैं शबनम सिद्दीकी जी, जो कि पोएट भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मुफ्ती साहब, मैं बातचीत आपसे शुरू करना चाह रहा हूं कि क्या वाकई इस्लाम की बुनियाद या फिर रसूल इस्लाम का किरदार इतना ज्यादा इतना बुलंद है? अगर हम देखें उसके बावजूद इस तरीके की बात करनी या इस तरीके की बात से कहीं ना कहीं पब्लिसिटी को शुरू करना, क्या इस तरह के मामलात में इस्लाम को लाना, शरीयत को लाना ठीक है या फिर कहीं ना कहीं इतना एतराज नहीं जताने की जरूरत है? देखिए, ये एक तरह का एक मुहावरा सा बन गया है कि इस्लाम खतरे में। ये इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये अहमकाना रवैया है कि इस्लाम खतरे में इन सब चीज़ों से क्यों पड़ेगा। और इस्लाम तो एक यूनिवर्सल मजहब है, पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक के लिए है और उसे इन सब छोटी छोटी चीज़ों से क्या खतरा दरपेश होगा। असल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के मजहबी जज्बात होते हैं, उन जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ें होती हैं, खा वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, वो चीज़ें हमें देखनी होगी। हम अब अगर मौजू पर आते हैं आज के इस गाने के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गैर जरूरी तौर पर भी हंगामे किए गए और कुछ जो फिल्माया गया है वो भी गैर जरूरी। आप मानते हैं कि गैर जरूरी हंगामा किया गया? जी, मैं वो भी मानता हूँ। इसलिए कि जो रिलीजियस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है जिस पर ये फिल्माया गया है, जो पिक्चराइजेशन हुआ है, ये सॉन्ग कोई आज का नहीं, ये बहुत पुराना सॉन्ग है। और ये पुराना सॉन्ग मैंने पूरा उसका ट्रांसलेशन देखा है। ये एक खालिस, इसको हम रिलीजियस सॉन्ग कह सकते हैं। एक तरह से ये मजहबी गाना जिसमें जो है किसी की तारीफ की जाती है, जो हमारे यहाँ मनक़बत का लफ्ज़ जिसको इस्तेमाल करते हैं उर्दू और बीबी फातिमा की इसमें सिर्फ तारीफ ही, बीबी खदीजा की, माफ कीजिएगा, हाँ, बीबी खदीजा, हाँ, उसमें तारीफ की गई है और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई है जो काबिले एतराज हो। वो पहले से वो सॉन्ग था। लेकिन यहाँ पर मैंने कई बड़े फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर से भी ये सवाल किया और वो उसका जवाब नहीं दे सके कि उस सॉन्ग का और ये जो रोमांस दिखाया जा रहा है, दोनों का आपस में क्या तालमेल है।
दोनों का कहीं पर कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई मजहबी गाना बजा दिया जाए और उस पर कोई डांस करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर बहुत ही अदब एहतराम के साथ हम नेशनल सॉन्ग होता है हमारा जनगण मन, अब एक तरफ जनगण मन बजा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग उसका रिस्पेक्ट करने के बजाय कोई डांस शुरू कर दे, तो इसको बेहंगमपन शाही कहेंगे और क्या कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर बैक में जो आवाज गाने बजाए जा रहे हैं वो एक मजहबी सॉन्ग है, और वहां पर जो किरदार दिखाया जा रहा है वो एक रोमांस का दिखाया जा रहा है। आपको दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है, यानी कि सॉन्ग पर एतराज नहीं है, पिक्चराइजेशन पर उस गाने का कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि वो गाने को लेकर के गाना पहले से है, उस पर जो पिक्चराइज किया गया ये गलत है। सवाल ये है कि इस तरीके के इसको सेंसर बोर्ड से भी जो क्लीन चिट मिल जाता है, इतना आसानी सेंसर बोर्ड कैसे ख्वाब गफलत में होता है, कैसे सोया होता है, चाहे किसी भी मजहब के ताल्लुक हो। सेंसर बोर्ड को कम से कम अपना इतना सेंसलेस नहीं होना चाहिए, हर चीजों को देखना चाहिए, तारीखी पस मंजर को देखना चाहिए, किसी के धार्मिक भावनाओं को भी देखना चाहिए। लेकिन जब इसी तरीके से फिल्म पद्मावत की मुखालिफत हो रही थी तो ये कहा गया कि गलत है, इतनी मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, तो क्या फिल्मी दुनिया को, बॉलीवुड को, या फिर इस तरीके के फिल्मों को फिल्माने का या फिर इस तरह के सब्जेक्ट्स को चुनने का पूरी तरह से छूट मिल जानी चाहिए और कहीं से भी किसी भी चीज को अपने हिसाब से पेश करने की छूट होनी चाहिए? देखिए ये तो एक आजादी हासिल है, मतलब हर आदमी को एंटरटेनमेंट की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी, ये आजादी हासिल है, उस तरह से लोग पेश करते हैं। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि सेहत आम्मा के खिलाफ हो या किसी के जज्बात को आप मजबूर करें, उसका आपको ख्याल रखना होगा। क्या आप भी इसी से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि पीके को लेकर के बहुत ज्यादा तनाजा हुआ था, और अब बाजीराव मस्तानी हो या फिर पद्मावत, इन सबको लेकर के भी बहुत तनाजात हुए। क्या ये तनाजात बेवजह के थे? साउथ जी, सबसे बड़ी बात है कि बेवजह के तो नहीं होते। हिंदू धर्म बड़ा लिबरल है, पहले भी था। ये तो इस्लाम खतरे के कारण अब हिंदू धर्म भी खतरे में आ गया है। अब हिंदू भी थोड़े से एक्टिव होने लगे हैं। हम लोगों को समझ आई है कि 90 के बाद, 90 से पहले जितनी हिंदू धर्म की बेइज्जती फिल्मों में की जाती थी, बिल्ला नंबर 786 की बात कर लो, चाहे अमर अकबर एंटनी की बात कर लो, यानी हर जगह पुजारी को, मंदिर को कहीं ना कहीं ऐसा दीनहीन दिखाया जाता था, ईसाइयत और इस्लाम को इतना पावरफुल दिखाया जाता था, और हम मजाक में तालियां बजाते थे क्योंकि हमारा तो हिंदू धर्म खतरे में था ही नहीं। अब धीरे धीरे मुफ्ती साहब की वजह से जैसे हंगामा होता है यहाँ फिल्मों में, क्या वहां पर बम डाल दिया चार्ली एब्दो के ऊपर जाकर के कि पैगंबर साहब का एक कार्टून बना दिया, तो हमें लगा कि जब एक छोटे से कार्टून पर ये इतना उग्र हो जाते हैं तो हमारी तो धर्म की, मतलब वहां से आपने इंस्पिरेशन ली। चलिए, कम से कम कहीं से तो आपने इंस्पिरेशन ली। नहीं वहां से मैं तो इसलिए इस्लाम को धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि हमारी आंखें खोल दी, और हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया। अब हिंदू धर्म खतरे में, और फिल्म वाले क्या करते हैं कि दोनों तरफ के बुरा करने वाले भी हीरो बनते हैं और वो भी हीरो बनते हैं। अंबर जी, मैं चलिए ठीक है, आपने वहां से इंस्पिरेशन ली और आप भी मुखालिफत में आ गए, और जमहूरियत की तो मतलब ही नहीं है आगे इस तरह की, और ये तो बहुत पहले मुखालिफत है, इसका अभी ताजा उदाहरण है, और पीके पर भी हमने विरोध किया था। जैदी जी, हाँ जी, आपको क्यों लग रहा है कि दो गलत मिल गए हैं और अब सही साबित करने की कोशिश? देखिए, वही बात, दो गलत मिलके कभी भी सही नहीं होता है। नहीं, क्या जज्बात के साथ खिलवाड़ करना, जैसी बात मुफ्ती साहब कह रहे थे, वो ठीक नहीं है? जो रावत जी ने कहा या जो अरशद कासमी साहब ने कहा, हमारे देश में अगर आपके हिसाब से अगर मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत और आप गलत मिलके सही हो जाएंगे। गलत चाहे कोई भी हो, गलत गलत ही रहेगा। रही बात रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की, तो हमारे देश में जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, अगर आप रिलीजन की बात आती है तो हमारी जो एनालिटिकल थॉट प्रोसेस होता है वो एकदम जीरो हो जाता है। हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हमारे एक्शन रिएक्शन आ जाते हैं, तो ये उस चीज का नतीजा होता है। और रही बात इस्लाम खतरे में की, इस्लाम इतना छोटा नहीं है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से खतरे में हो जाता है। तो फिर नारा क्यों लगता है? एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसी ने नारा नहीं लगाया, आप नारा लगा रहे। इस्लाम खतरे का नारा कहां से चालू हुआ? आपने लगाया, अभी किसी ने नहीं लगाया। इससे पहले काजमी साहब ने कहा था इस्लाम खतरे में। आप बताइए इस्लाम खतरे में कहां से? नहीं है खतरे में, इस्लाम नहीं आ सकता खतरे में। इस्लाम मेरी बात पूरी करनी दीजिए रावत जी, मैंने आपकी बात के बीच में नहीं बोला है। आप बोली थी मेरे बीच में। मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने बोला थी ना बीच में, तभी मैंने नहीं बोला। आप बेतु की बात करेंगे तो आप अगर मेरे धर्म की बात करेंगे, गलत करेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। आप यहाँ बेइज्जती करने के लिए नहीं बैठे। अगर मैं अपने धर्म की सुन लूंगा तो अगर आपका धर्म है, मेरा धर्म ही नहीं है। बोल रही थी, आपको क्या अधिकार है जब मैं बोल रहा था? मैं तो चुप बैठा था, आपने खामा खा के बोलना शुरू किया।
क्यों लफ्ज यूज किया आपने? क्यों नहीं किया? और जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में कैसे है? कोई बच्चा गिरा के भाग गया तो आप ये बताइए इस्लाम खतरे में कहाँ है? इस्लाम चल रहा है तो खतरे में इस्लाम खतरे में नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ऐसा है, जो रास्ते से जिस रास्ते से गुजरते थे उन पे रोज कूड़ा डाला जाता था, और एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो उन्होंने खबर ली कि आज कूड़ा क्यों नहीं डाला। वो औरत जो उनके ऊपर कूड़ा डालती थी वो बीमार थी और उसको पूछने के लिए गई। ये है इस्लाम। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कुछ बोला और खतरे में आ गया, कोई चोरी, कोई खाली एक कार्टून बना दिया तो चार्ली आप दो मैगजीन में बम मार दिया, 10-12 आदमी चर्चा कर दी, एक कार्टून बनाने पर इस्लाम खतरे में आ गया। आप क्या बात कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? मूर्ति पूजा होती नहीं है हमारे यहाँ, किसी का भी कार्टून या मूर्ति बनती नहीं है। एक शब्द सलमान रश्दी ने बोल दिया तो उसकी गर्दन काटने के नाम लगा रखा है। तो इतना अगर कोई क्या बात कर रही है? बांग्लादेश की कहीं और नहीं जाते हैं, हिंदू मुसलमान टॉपिक पर आते, टॉपिक से भटक रहे हैं। अमर सती आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है रावत साहब, ठीक है रोकते हैं। और अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म के जो डायरेक्टर है उमर लुलू, और उसके कास्ट है वो मुस्लिम है, उसके जो गाने के कंपोजर है वो मुस्लिम है, जो लिरिसिस्ट है वो मुस्लिम है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और ये जो गाना है 1978 से मालाबार में हम वो लोग वहां पे गाते आ रहे हैं, और 73 एग्जैक्टली लोग उस पे परफॉर्म करते आ रहे हैं, शादियों में वो गाना गाया जाता है। तो उसके जो गाने के लिरिक्स हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, उसमें तो बल्कि हजरत मोहम्मद साहब और बीबी खदीजा को ग्लोरीफाई किया गया है। ठीक है, नहीं लेकिन क्या इस तरीके से जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि राष्ट्रगान बज रहा है और उसके ऊपर उसका एहतराम ना किया जाए, तो क्या ये ठीक है? वहीं पे आ रही हूँ। रही बात पिक्चराइजेशन की, तो जो मूवी में पिक्चराइजेशन हुआ है इस सॉन्ग का, ये स्कूल में कुछ बच्चे ऑडियंस में बैठे हुए हैं और एक कोई खड़े होकर स्टेज पे गाना गा रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ गाना गाया जा रहा है, किसी पे भी वो रोमांटिकली पिक्चराइज नहीं किया गया गाना। अब कोई ऑडियंस में बैठ के इशारेबाजी हो रही है, और ऑडियंस में बैठ के वो आप सोच इंटेंशन देखिए ना, एक स्टेज पे खड़े होके गा रहा है, कोई पब्लिक में ऑडियंस में कोई कुछ कर रहा है, तो उसका गाने की जो पिक्चराइजेशन उससे कोई लेना देना नहीं है। जो गाने की सोच है वो किसी को पिक्चराइज नहीं गया है, कोई खड़े होकर स्टेज पे, यानी जिन्होंने फिल्माया वो भी सोच समझ करके, क्योंकि वो उसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कोई इतना बड़ा मोहल्ला करने की शबनम जरूरत सिद्दीकी नहीं। साहब आप ये बताइए कि आप स्कॉलर हैं, पोएट भी हैं, क्या अपनी जो बात रखने का तरीका लोगों को आज नहीं पता है, या फिर लोगों को बताना पड़ेगा आज कि हाँ इस तरीके से अपनी बात रखिए, एक तरीके से पिक्चराइज कीजिए, और लोग बाकायदा बताएंगे आज के दौर में? सऊद साहब, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि दिस इज द कंप्लीट मार्केटिंग एजेंडा, मार्केटिंग और पब्लिसिटी एजेंडा और मार्केटिंग स्टंट। किसका? ये पिक्चर बनाने का। जैसे कि इसके पहले पद्मावती बनाया गया, उसको पहले इतना कंट्रोवर्शियल बना दो कि रातों रात वो करोड़ों का बिजनेस कर ले, और पर्टिकुलरली आजकल सिर्फ इस्लाम के बारे में जरा भी बोल दो तो इस्लाम के अगेंस्ट लव को भी क्या इसकी जरूरत पड़ी और खड़ा किया गया तनाज़ा, आप ये कह रही हैं क्या? यस, मैं यही कह रही हूँ कि एफआईआर की वो पब्लिसिटी चाहते हैं, सब कोई पब्लिसिटी चाह रहा है, इसको पब्लिसाइज करने के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि O2000 लव को तो वैसे ही पब्लिसिटी मिल गई थी। एक 26 सेकंड की क्लिप ने पूरे देश में, पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी तहलका मचा दिया। इसी वजह से ये बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि पद्मावती जो एक मिथ था, जिसको पूरी करणी सेना ने कहा कि ये रिलीज नहीं होने देंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद हिमायत खुद ही जाके करे। आप आइए देखिए, ये करोड़ों रुपया कमाने का तरीका बन गया है। और स्पेशली आज के दौर में इस्लाम के बारे में कुछ भी बोल दो और कुछ लोग भी खड़े हो जाते हैं कि इस्लाम खतरे में। इस्लाम इज नॉट द कप ऑफ टी कि एक मिनट में कुछ हो गया, कोई गाना बज गया या किसी ने कोई फतवा जारी कर दिया तो इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम कोई मजाक नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से जो अभी रावत साहब, सऊद साहब, अभी मैं बता, जैसे रावत साहब अभी कह रहे कि मैं मुस्लिम इन लोगों से इंस्पायर हुआ कि हमें भी अपने मंदिर और मंदिरों में देखना चाहिए कि कोई भी गाली दे के हमारे एंथोनी का जैसे, या बिल्कुल ये बहुत पहले आपको करना चाहिए था, क्योंकि भगवान जो है ना वो एक आस्था का विषय होता है किसी भी मजहब का। और ये कोई भी हीरो कैसे गाली देके चला जाता है, देवी को जूता मार के चला जाता था, तो वो आपको ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। मैं तो इसलिए तो कहता हूँ क्योंकि और इस्लाम ने ये चीज दे दी हमें। अब हमें एहसास हुआ कि हिंदू धर्म खतरे में, हम कोई धर्म खतरे में नहीं है। इस्लाम कभी भी पिक्चर वालों ने इतना शोषण किया हिंदू धर्म का कि हमें समझ नहीं आया। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप ये बताइए, आप किसी मूर्ति को कैसे बना लेते हैं? आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से तो बनाते हैं ना।
और जो प्राण प्रतिष्ठा आप क्या होती है वो कैसे करते हैं, जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आप कर कैसे सकते, मेरी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जिसने आपको बनाया आप उसको कैसे बनाए। इसके लिए पहले हिंदू धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि प्राण प्रतिष्ठा। हम यहाँ पर किसी मजहब के अकीदे को नहीं समझना चाहते। आप बताइए मुझे। चलिए ठीक है, अगर आप हेल्दी वे में समझना चाहती है बहुत अच्छी बात है, हर मजहब के बारे में उसकी तफसीलात को जानना अच्छी बात है, लेकिन उसको तनकीद करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रज्ञा भूषण जी, देखिए तमाम तरह की बात हो रही है और यहां से भी अपनी बात रखी जा रही है, यहां से भी अपनी दलील दी जा रही है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी पेश करने की आजादी देनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। भी नहीं थी हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट अंटिल इट हर्ट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। यानी कि दूसरों की भावनाओं को या दूसरे को फिजिकल या मेंटल या इमोशनल तौर पे अगर कुछ हर्ट करता है तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट थिंग। लेकिन मैम ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या चीज किसको हर्ट करेगी? क्योंकि हर्ट करना तो किसी को कुछ भी हो जाएगा। पहली चीज तो कोई किसी पर भी ऐतराज उठा देगा। हमारे देश में एक बड़ा जो आजकल प्रचलन चल रहा है डिफेमेशन केसेस। डिफेमेशन केसेस क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब बियॉन्ड आपके अपने राइट्स चला जाता है और किसी और को हर्ट करने लगता है तो डिफेमेशन केसेस आ जाते हैं। तो सिमिलर सी चीज है जहां पे आजकल मूवीज पे ये प्रचलन शुरू हो गया है कि जो मूवीज आ रही हैं उसमें कोई ना कोई एक टॉपिक मिल जाता है कि ये हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है। बट ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज जब हम पुराने अपने लॉज पे जाते हैं वहां पे भी है कि दो तरह की चीजें, एक तो जो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और दूसरे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जिसको फॉलो किया जाता है, और वो भी एक कानून का हिस्सा बन जाते हैं जब वो सदियों से फॉलो हो रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये 40 से भी ज्यादा साल से ये मुस्लिम लोग केरला के मलयाली मुस्लिम्स जो हैं न सिर्फ गा रहे हैं बल्कि शादी की तकरीब में वो परफॉर्मेंस भी करते हैं इस सॉन्ग को। और इसकी पर्टिकुलरली लिरिक्स के ऊपर अगर एफआईआर हो रही है तो पहले तो पुलिस को सोचना चाहिए कि एफआईआर कर कैसे रहे हैं उस लिरिक्स के ऊपर जो 40 साल से चल रही है और आज तक कभी एफआईआर नहीं हुई। आज सडनली एक ग्रुप उठ के आ जाता है कुछ लोगों का जो एक मैम यहाँ पर भी जो है ना वो एक जो है डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है या फिर कहीं ना कहीं दो पार्ट नजर आते हैं कि एफआईआर जो दर्ज होती है वो लिरिक्स पर, लेकिन सामने आकर एफआईआर दर्ज करवाने वाले, ऐतराज जताने वाले ये कहते हैं कि हमें लिरिक्स से कोई परेशानी नहीं है, पिक्चराइजेशन पर तो कह कुछ रहे हैं और वहां पर शिकायत किसी और बात की। ये भी तरह समझना चाहेंगे। तो देखिए यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो शिकायत दर्ज हुई है वो ओरली नहीं होती है, वो ये रिटन कंप्लेंट जब पुलिस थाने में देंगे उसकी बेसिस पे एफआईआर होती है। तो जो अगर रिटन कंप्लेंट ये लिरिक्स की देंगे तो लिरिक्स के ऊपर एफआईआर होगी, अगर पिक्चराइजेशन के ऊपर देंगे तो पिक्चराइजेशन पे होगी। सेकेंडली अगर लिरिक्स के ऊपर एफआईआर कर रहे तो इसमें एक्टर का क्या लेना देना? जो एक्ट कर रहा है, जो इनैक्ट कर रहा है उसको तो लिरिक्स का पता ही नहीं है। तो प्रिया प्रकाश वारियर को सब जान गए और एक एफआईआर में नाम उनका आ गया तो उनको भी जान गए, पब्लिसिटी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। मुफ्ती साहब क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा होता है, ये पब्लिसिटी वाला जो नहीं तो लेकिन बात यही है कि कौन लेना चाहता है पब्लिसिटी, क्योंकि प्रिया वारियर को तो ऑलरेडी पब्लिसिटी मिल गई थी, साथ साथ फिल्म को भी मिल गई थी। प्रिया को जो भी पब्लिसिटी मिली थी, तो प्रिया को जो भी पब्लिसिटी मिली है वो उसकी अपनी एक्टिंग की वजह से, और वो एक छोटी सी क्लिप की फिल्म को भी मिल गई थी ना, वो एक क्लिप को मिली है। पूरी फिल्म अभी क्या है नहीं है, फिल्म में क्या स्टोरी अभी किस पसे मंदिर में बनाई गई है, मुझे इतनी बात बताइए फिल्म के बारे में। ठीक है, मुझे इतनी बात बताइए मुफ्ती साहब, मुझे इतनी बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता है जो हमारे कम से कम मुल्क में ट्रेंड है कि एक तजस्सुस पैदा हो गया, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई लोगों में, दूसरी क्लिप आई उसको भी लोगों ने उसी तरीके से देखा और ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो क्या फिल्म का उसी तजस्सुस के साथ इंतजार नहीं होगा? और शायद ये तनाज़ा नहीं होता तो और ज्यादा लोग जाते, तजस्सुस उतना ही ज्यादा क्रिएट होता, बढ़ता। क्या जरूरत है फिर तनाज़ा क्रिएट करने की? फिल्म अगर तनाज़ा पैदा पूरी फिल्म पर, फिल्म की स्टोरी पर होती, जैसे कि पद्मावती वगैरह को लेकर के पूरी स्टोरी पर और उसके तारीखी पस मंजर पर हुई थी, उस तरीके का होता तो फिर लोगों में तजस्सुस होता है फिल्म को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई तजस्सुस वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन इसके जरिए से अगर इसके पब्लिसिटी हो जाती है फिल्म की तो यकीनन ये इसके लिए बहुत बार बार पब्लिसिटी का इल्जाम फिल्म वालों पर ही क्यों लगता है सर? यही तो समझ नहीं आता। फिल्म वालों को असल होना ये चाहिए था कि हिंदुस्तान का जो अपना एक, हिंदुस्तान को एथिक्स मजहब नहीं, ला मजहब नहीं, यहाँ
मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ की अपनी तहजीब है, कल्चर है, तो होना ये चाहिए कोई भी अगर इस तरह का क्लासिकल फिल्म अगर बनती है खास तौर से, तो उसमें जो है अगर किसी इलाकाई रवायत पर मबनी फिल्म बनती है तो उस इलाके के एक्सपर्ट को भी ला करके दिखाना चाहिए। जाहिर है कि सेंसर बोर्ड में 6 महीने का होमवर्क पहले किया जाए कि कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद बनाया जाए। जिस इलाके उस इलाके को चुनते हैं कि नहीं, अगर किसी मिसाल के तौर पर राजस्थान के किसी टेलीविजन पर फिल्म बनाते हैं तो उसी इलाके में ठीक है, जरा इसके दूसरे पहलू को समझेंगे और जो ऐतराज संबंधी आप जता रही हैं या फिर प्रज्ञा भूषण जी या शबनम जी कह रही हैं उनसे भी जवाब लेंगे। वक्त एक छोटे से वक्फे का जरा हो चला है, ब्रेक से लौटते हुए बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिया को सुप्रीम राहत मिल गई है, लेकिन इसको लेकर के जो तनाजा खड़ा हुआ वो कितना सही है? क्या बात बात पर मजहबी जज्बात को ठेस करने की या फिर पहुंचने की बात उठानी चाहिए? क्या बात बात पे वाकई मजहबी जो जज्बात हैं वो ठेस उनको पहुंच जाती है और उसको लेकर के तनाजा खड़ा हो जाता है, या फिर ये सब कुछ प्लान्ड है और एक पब्लिसिटी स्टंट है? इसी पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। रवा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, मुफ्ती साहब तो अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी छूट नहीं देना चाहिए। और जैसा कि प्रज्ञा भूषण जी ने भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक ही है जब दूसरे का जज्बात जो है कहीं ना कहीं उसके दायरे में ना आए या ठेस ना पहुंचे। तो ऐसे भी आप भी अपनी बात रख सकते थे। क्या इस पूरे मामले में या फिर पद्मावती में पहले से ही तनाजा हो गया, बाद में करणी सेना फिर उसकी हिमायत में आ गई, तो क्या पहले से ऐसा तनाजा खड़ा करना कभी ठीक है? नहीं, देखिए, पद्मावती के केस में पहले से पता था कि उन्होंने इस तरह की शूटिंग की थी और जब शूटिंग की थी तो वहां मारपीट हुई थी। फिर उन्होंने लिख करके दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये जितने भी फिल्म वाले होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये इस तरह की कहीं ना कहीं फिल्म में कमियां छोड़ते हैं जिससे वो फिल्म विवादित हो जाए, क्योंकि आजकल करोड़ों का इनका बजट पब्लिसिटी का होता है, अब वो बच जाता है सीधा सीधा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो इनकी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें सेंसर बोर्ड भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं निभाता अपनी। सेंसर बोर्ड भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। क्यों इस प्रकार की फिल्में रिलीज होने देते हैं? एडल्ट फिल्मों का सर्टिफिकेट देते हैं। मुझे एक बात बताइए, पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, पीके हो, जोधा अकबर, रामलीला, जितनी भी और एक लंबी फेहरिस्त है अभी से लेकर के पुरानी फिल्मों की भी, क्या ऐसे उसमें आपको सीन्स नजर आए जो भी आपको काबिल एतराज सीन हो, जो बताइए कि हाँ पहले आपने एतराज जता दिया लेकिन बाद में आपको फिर उसके एक्सेप्टेंस हो जाती है उसको लेकर के? नहीं, पीके के अंदर तो फिल्म हटाया ही नहीं, तो उन्होंने विवाद होता रहा, झगड़ा होता रहा, जो था वही किया। पद्मावती के अंदर उन्होंने 4-5 सीन हटाए। नहीं, तो पीके में तो हर एक मजहब को लेकर के उसमें सारे मजहब के लिए बात की गई थी और एक सटायर था। तो क्या कम से कम एक जमहूरियत में सटायर की भी जगह नहीं बची है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप धार्मिक फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जय संतोषी माता बनी, रामायण सीरियल बना, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, धार्मिक भी बनती हैं और ऐतिहासिक भी बनती हैं और मनोरंजन वाली भी बनती हैं। फिल्म बनाने का इनको सबको अधिकार है, लेकिन धार्मिक अगर बनाते हो उसमें कोई धर्म की पुट है तो अपमान नहीं होना चाहिए किसी देवी देवता का, किसी पैगंबर का, किसी रामकृष्ण का अपमान ना हो। एक कहने का तात्पर्य है, अगर इतिहास भी अगर आप बना रहे हो तो आप औरंगजेब को महान नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप किसी शाहजहां या औरंगजेब जैसे या अलाउद्दीन खिलजी जैसे व्यक्ति को महान बनाते हो तो दिक्कत आती है। देखिए, कोई भी चीज अगर काबिल एतराज होती है, रिएक्ट होना चाहिए। हर किसी को ये आजादी हासिल है कि अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करे, लेकिन उसमें ये होता है कि एग्रेसिव रवैया जो होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेना, वो मैं समझता हूँ किसी तो कम से कम प्रिया के मामले में ये नहीं हुआ। आप जैसे डेनमार्क का मामला एग्रेशन नहीं दिखा रहे। एक चीज बनी तमिलनाडु में, कमल हसन की फिल्म थी, क्या हुआ तमिलनाडु के अंदर आपको पता है? नहीं, करणी सेना ने जो कुछ भी किया उसका मुकाबले में कुछ नहीं था। करणी सेना ने तो कुछ नहीं हुआ, करणी सेना ने तो कुछ नहीं किया, पूरा तमिलनाडु उतना ही नहीं, बुरा हाल फिदा हुसैन जैसे फिल्म का वहां पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। फिदा हुसैन जैसे इंटरनेशनल बड़ा ताज्जुब होता है कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, आप कह रहे नहीं पुरतशद्दुद होना चाहिए। नहीं, बात करते हो मुफ्ती साहब तब तो आप ये देखिए, नहीं बात भी उतनी नहीं, हम वही बात कर रहे हैं, फिदा हुसैन को आखिर मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा? चलिए, फिदा हुसैन जो कुछ किया वो गलत किया, हम भी कहते हैं गलत किया, गलत करेगा तो, लेकिन गलत करने का ये मतलब नहीं होता है कि उसको धमकी मिले, गलत करेगा तो छोड़ने पर मजबूर हो जाए। गलत करे तो कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून में जाना चाहिए, कानून में जाना चाहिए, कानून का सहारा, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में। मुफ्ती साहब
अपने हाथ में मुफ्ती साहब तस्लीमा नसरीन को भी आपका डंडा चलेगा, मुफ्ती साहब फिर जो है तस्लीमा नसरीन को भी हिंदुस्तान में पनाह नहीं लेनी चाहिए, उनको बांग्लादेश में रहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बहुत सी चीजें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हर किसी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। लेकिन अंबर से आप ये बताइए, नहीं चाह रहा है कहीं भी कोई मामला होता है पुरअमन तस्लीमा नसरीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज होता है। कहीं इस्लाम इतना खतरे में होता है हमेशा पुरअमन एहतजाज की है और इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन अंबर से जरा ये बताइए कि क्या वाकई एक बॉर्डर लाइन नहीं होनी चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी परोसने की आजादी होनी चाहिए? क्या इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए कि हमारा जो मुल्क है वो तमाम तहजीब को एक साथ लेकर के समेट करके चलता है, तो सभी तहजीब का, सभी सकाफत का, रवायत का ख्याल रखा जाए? कई बार चूक जाते हैं और वही होता है तनाज़े के पीछे वजह। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का के लिए कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी हम आर्ट के नाम पे कुछ भी बना देंगे। हमें दूसरों के सेंटिमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा बन गया है, अगर हम फिल्म जब बनाते हैं तो फिल्म का एक प्रोडक्शन का बजट अलग होता है और प्रमोशन और मार्केटिंग का बजट एक अलग होता है। तो हर कोई सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसी ट्रिक मूवीज में डालते हैं कि कुछ ऐसा हो, लोग रिएक्ट करें। और जरा ये बताइए, इस मामले में मैं बार बार यही समझना चाह रहा हूँ मैं बता रही हूँ इस मामले में क्या ऐसी ट्रिक अपनानी जब खुद ही पहले से ही पब्लिसिटी हो रही है? मैं वहीं पे आ रही हूँ। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जैसे आप पद्मावती की बात करें तो पद्मावती का सब बोल रहे हैं कि वो प्लान था, प्री प्लान था, लेकिन इस केस में यहाँ तो जो उनका टीजर आया था वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हिट हो गया था कि उसको दूसरी किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। जो उनकी जिसकी विंक पे एतराज जता रहे हैं वो विंक ही उसको पॉपुलर करने के लिए काफी थी। और फिर उसके बाद जो एफआईआर हुई है जो स्टूडेंट से बीटेक के जिन्होंने उसके लिए एफआईआर दर्ज की, तो उन लोगों ने हो सकता है उसका फायदा उठाने के लिए कि अब उनको तो पब्लिसिटी मिल गई है। उन स्टूडेंट्स को क्या फायदा? हर किसी को देखिए, हमारे देश में आज ऐसा माहौल बन गया है कि हर छोटी छोटी बात पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, चाहे और नेगेटिव पब्लिसिटी भी लोग गेन करना चाह रहे हैं। कोई भी इसमें ये बात जो कही जाती है कि ये विंग आमतौर से ये स्टूडेंट है और वो अब मेन किरदार अलग है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेन किरदार में वो लड़की है, वहां पर असल किरदार है उसका वो। और जो विंग हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर जो पिक्चराइजेशन हुआ है, जो फिल्माया गया है, वो असल किरदार है वो, और मेन स्टार वही लड़की है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टूडेंट के रोल में है और बिल्कुल पीछे बैठी हुई है और कोई बच्चे आपस में जो है एक दूसरे में जो है इस तरीके से विंग कर रहे हैं। स्टोरी वो एक यंग रोमांस दिखाया है, स्कूल में जो चलता है जैसा कि सब आमतौर पे होता है वही सब दिखाया है। तो उसमें उस गाने का वही बेहुरमती नहीं हो रही है, कहने का मतलब ये जैसे आमतौर पे फिल्मों में गाना पिक्चराइज किया जाता है, रोमांटिक सॉन्ग होता है तो प्रॉपर्ली कपल पे पिक्चराइज किया जाता है, नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर उसके जरिए से ये रोमांस का सीन। लेकिन ये जरा मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सीन है, क्योंकि देखिए पिक्चराइजेशन जो हुई है वो कहीं ना कहीं जो है जो यंगस्टर्स के जज्बात होते हैं या फिर जो इशारों में बातचीत होती है वो दिखाने की कोशिश की गई है। क्या जरूरी कि इसके बैकग्राउंड में इसी तरह की कोई लिरिक्स हो? दूसरी तरह की लिरिक्स रखी जा सकती थी, क्योंकि वो फिल्म की जरूरत थी कि वो सीन्स आए, वो विंक हो और वो इशारेबाजी हो। साउथ में बता रही हूं, लेकिन शायद फिल्म की जरूरत वो लिरिक्स पर्टिकुलर नहीं होगी। नहीं, मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ एक प्रोमो हो सकता है। वो जो गाना है पता नहीं किस तरीके से पिक्चराइज किया, उठा के उन्होंने एक छोटा सा टीजर बना दिया है, तो हो सकता है पता नहीं किस तरीके से पिक्चराइज किया। शबनम जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या ये जो लिरिक बनाया गया है तो जरूरत नहीं थी। अगर उस गाने ये सही कह रही है कि एक्शन की जरूरत तो थी, जैसे आपने बोला कि अभी उसके एक्शन की जरूरत है, लेकिन वो जरूरी नहीं था कि वो लिरिक को इसमें डाला जाए। वो तो कुछ सोच के ही डाला गया है कि कहीं ना कहीं इसकी कंट्रोवर्सी होनी है, अदरवाइज ये क्यों डालते। लेकिन देखिए बात ये भी है कि जिस पर ऐतराज जताया जा रहा है वो सभी लोग तकरीबन, जो चाहे कंपोजर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, सब खुद मुसलमान है, तो इस कास्ट में भी मुसलमान है। तो क्या वो जानबूझ करके ही अपने मजहब के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके जज्बात के साथ खेलेंगे? ये भी एक सवाल है। एग्जैक्टली, ये सवाल है। अच्छा, देखो पैसा कमाना वो बिजनेस है, बिजनेसमैन और पब्लिसिटी स्टंट के लिए मजहब नहीं होता। जैसे आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, फिल्म वालों का भी कोई मजहब नहीं होता। उनको अपनी पब्लिसिटी और अपनी फिल्म चलाने से मतलब होना चाहिए। ये बात गलत है बिल्कुल। आप हर किसी का मजहब होता है, हर किसी को अपना मजहब अपने तरीके से प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी प्रमोशन के लिए
और बेनिफिट के लिए लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कर जाते हैं, के लिए तिजारत करते हैं वो। और हो सकता है कि उसने अनजाने में भी डाल दिया हो, हो सकता है कि अनजाने में भी डाल दिया हो। अब वो खुद उसको सोचना चाहिए ना कि हम एक रोमांस के सीन पर एक मजहबी सॉन्ग को क्यों ला रहे हैं। नहीं, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए वो पिक्चर को पास करे। बजना चाहिए ना, आप क्यों करनी सेना बनने जा रहे हो? आपने फिल्म देखी नहीं, पता नहीं वो सॉन्ग का वो उतना पार्ट आ रहा है सामने कि नहीं आ रहा? आप सुनिए, तो मैं खुद एक फिल्म मेकर हूं, मेरी बात सुन लीजिए, टेक्निकलिटीज बता रही हूँ। वो सिर्फ एक टीजर बनाया है, हो सकता है पता नहीं फिल्म वो जो गाना है पता नहीं कैसे पिक्चराइज किया गया, उन्होंने सिर्फ ऑडियो उसी पर तो एतराज है ना, जो बात सुन लीजिए मेरी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जो वीडियो हो सकता है वो कहीं कहीं से उठा के उन्होंने एक टीजर बना दिया है। मतलब टीजर इस तरह से नहीं पेश करना चाहिए था, मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं। हो सकता है फिल्म में गाना पता नहीं किस तरीके से पिक्चराइज किया गया। ठीक है, लेकिन प्रज्ञा जी ये जो बात कही जा रही कि प्लान्ड वे में है तमाम चीजें, लेकिन अगर हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स को समझें कि चलिए ठीक है सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिल गई, एफआईआर पर अब आगे एक्शन नहीं होगा, आज जो भी तबसरा आया है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या कहता है और इस पूरे मामले में जो नोटिस भेजी गई हैं वो आगे किस तरफ इशारा करती हैं? क्या ये मामला बंद हो गया या फिर आगे भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं? अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। हाँ। ये क्वैशिंग की एप्लीकेशन डली थी प्रिया प्रकाश वॉरियर की तरफ से कि एफआईआर्स को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें स्टे किया गया है कि फिलहाल जो है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फिलहाल नेक्स्ट डेट तक कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फिल्म की एक्ट्रेस और इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ अभी नहीं स्टार्ट होंगी टिल नेक्स्ट डेट। और इसमें जो है टिल नेक्स्ट डेट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। एंड सेकेंडली जो है तेलंगाना गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि कोई भी नई पिटिशंस या कोई भी नई कंप्लेंट इस तरह की एंटरटेन नहीं की जाएगी अगेंस्ट दिस मूवी या फिर इस गाने के लिरिक्स के खिलाफ। ठीक है, अंबर आप कुछ कंक्लूड करना चाहिए? नहीं, हमारे देश में आपको पता है, आप खुद एक लॉयर हैं, कितने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वैसे ऐसे केसेस पे बहस करेगा? हमारे देश में लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे देश में प्रज्ञा जी मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ, राइट टू रिलीजन है लेकिन इंपॉर्टेंट केसेस पड़े हुए हैं उन पे बहस नहीं होती। तो लोगों को चाहिए ऐसे केस करने से पहले किस पे बहस होती है किस पे नहीं होती। जो सारे लोग हैं जो विक्टिम्स हैं वो घूम रहे होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि यही जो फंडामेंटल राइट्स है और यही जमहूरियत है, अगर किसी को एतराज है और उस एतराज पर वो अपनी बात रख रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर तबसरा कर रहा है, ये ठीक बात है कि हमें अपने अंदर समझना चाहिए कि हम ऐसा करें या ना करें। इसको ना सुना चलिए, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि हमारे पास दीगर बहुत अहम मौजूदात हैं जिसको अपनी तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि इन मौजूदात को तवज्जो ज्यादा मिल जाती है, जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सबको सोचना चाहिए कि हमारे देश में और बहुत सारी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमारे असल जो मौजूदात है, जो असल मुश्किलात है वो क्या है। मुझे एक और ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रिया प्रकाश वारियर को तो सुप्रीम राहत मिल गई, लेकिन इन सब के साथ ही बहुत तरह के सवालात जो खड़े हो जाते हैं हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में और हमारी जमहूरियत में, उनको लेकर के हम जरा बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और मुफ्ती साहब जरा ये बताइए कि जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं या फिर इस तरह के तनाजात सामने आते हैं, क्या उन स्टूडेंट्स को लेकर के, क्या उन स्टूडेंट्स में किसी तरह की ख्वाहिश होगी कि वो भले ही पब्लिसिटी हो या नेगेटिव पब्लिसिटी हो वो गेन करें? अगर वो ऐसा कर लेते तो उनको क्या फायदा होगा? तो यानी कि वही बात आपकी आ जाती है कि ये प्लान्ड है। नहीं, देखिए वहां पर अब फिल्म में क्या स्टोरी है और किस पस मंदिर में इसको फिल्माया गया है, ये हकीकत अभी सामने नहीं आई, इसलिए नहीं तो क्या फिर तो जो अंबर कह रही हैं आप उसको मान रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। मैं असल चीज हमें समझना चाहिए, करवाना चाहूंगा वो ये है कि बगैर सोचे समझे और बगैर समझे हमें जो है ना एफआईआर कराने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी तरफ से भी जल्दबाजी होती है, एतराज करने में भी जल्दबाजी होती है। मैंने देखा इसमें जिसने एफआईआर कराया, 1 मिनट में 10 सेकंड लेना चाहूंगा, जिसने एफआईआर कराया और उस एफआईआर के बाद ही जब हंगामा हुआ तो वो खुद जो है पूरा जो लिरिक्स है, जो पूरे सॉन्ग है, उसको पता नहीं था कि क्या सॉन्ग है और उसको ये भी नहीं पता था कि किस अंदाज में फिल्माया गया है। उसे ये भी नहीं पता था कि गाना पुराना है पहले से और उस पर जो है ये फिल्माया गया, उसके बावजूद वो एफआईआर कर दिया जाए। मैं समझता हूँ जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए और हर चीज को इशू भी नहीं बनाना चाहिए। अगर बहुत मामूली चीज है तो उसको आप यही समझेंगे, पहले समझिए, जैसा कि आपने कह दिया कि तमाम लोगों को, अलग अलग शोबे के लोगों के बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए, क्या आप ये समझेंगे कि पहले आप भी तो मैटर समझ जाइए कि है क्या असल में?
देखिए अभी देखिए रानी लक्ष्मीबाई पर एक फिल्म बन रही है, उसको लेकर तनाजा पहले से शुरू हो गया कि हमको लग रहा है कि ऐसा फिल्माया जाएगा। ये क्यों होता है? लगने लग जाता है कि एक जमाना था पहले लगने लग जाता है, आप खुद पब्लिसिटी के लिए हेल्प करते हैं, स्कूल से भी बच्चे बंक मारते थे और यूनिवर्सिटी से भी जाते थे और फैमिली जाती थी। लेकिन वो जमाना धीरे धीरे सोशल मीडिया बढ़ा तो ये फिल्म वालों को एक मजबूरी हो गई कि फिल्म को प्रमोट कैसे करें। फिर उन्होंने जानबूझ के, वो फिल्म तो ठीक बना रहे हैं लेकिन उस फिल्म में उतना मसाला डालते कि विवादित हो, फिर उसको काट दो और उसके बाद फिल्म हिट हो जाए। अब हर अगर जिससे सबसे ज्यादा पब्लिसिटी हुई है वही काट दिया। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई फिल्म का प्रोड्यूसर ये रिस्क लेगा। जैसे घूमर पद्मावती क्या आपको लगता है कि जिस जो क्लिप आई है क्या वो काट देनी चाहिए? अब आपको लगता है क्या? नहीं, जैसे पद्मावती में कितना कंट्रोवर्सी था कि वो घूमर वाले सॉन्ग पे था, घूमर वाला सॉन्ग काटा नहीं गया, ये भी नहीं काटा जाएगा बिल्कुल। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो उसको काट देंगे तो पूरी स्टोरी खराब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है स्टोरी क्या है, स्टोरी में कैसे उसको फिल्माया गया है। वो सिर्फ एक टीजर है, उसमें ये भी हो सकता है कहीं कहीं की क्लिप उठा के उन्होंने कुछ सीन्स उठा के क्लिप बना दिया। एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार का विवाद हुआ था और मैं पूरे एक साल उसका विरोध करता रहा पद्मावती का, कि सिर्फ एक छोटे से सीन के ऊपर, सिर्फ घूमर गाने पे और वो जो खिलजी का ड्रीम सॉन्ग था उसको लेकर। लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म देखने के लिए, बोला कि एक साल से विरोध कर रहे हैं, वहां मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं और जो उसमें जो उनके सीन थे वो काट दिया। इसका मतलब मुझे मेरे दिमाग में एक चीज आई कि फिल्म वाले बहुत सातिर हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि भावना बढ़ा दो पहले, फिल्म हिट हो जाए और हिट होने के बाद उसको थोड़ा सा मैं इसका एक और मतलब भी समझता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शबनम भी आ रहा हूँ, अंबर आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, लेकिन रावत साहब इसका एक और मतलब भी तो निकल सकता है। आपको ये लगा, लेकिन ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपने बिला वजह बिना सोचे समझे अपने में एज्यूम कर लिया और फिल्म की मुखालिफत शुरू कर दी और उनको लगा कि भाई ये आदमी ऐसे ही बार बार जो है रावत साहब बार बार ही इसको एतराज जता रहे हैं, इनको दिखा देते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपने देखा तो मामला ठीक निकला। वाले भी बहुत सातिर हो चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि जानबूझ करके इतिहास के साथ में कहीं ना कहीं छेड़खानी करते हैं। मैं इसको लेकिन एक और समाज का अहम पॉइंट है, मैं आ रहा हूं, लेकिन रावत साहब ठीक है, रावत साहब हम एक अहम मौजूद छोड़ रहे हैं, उसको जरूर कंक्लूड करना चाहूंगा। प्रज्ञा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन रावत साहब अगर अभी हम बात कर ले चाहे पद्मावती की और अब ये प्रिया प्रकाश वारियर पर इसमें भी मजहबी जज्बात जो हैं उसको ठेस पहुंची, ये बात कही गई। लेकिन आपने देखिए कि कितने आराम से एक एफआईआर हुई, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, समाप्त हो रही है, कहीं पर हो हंगामा नहीं हो रहा, तोड़फोड़ नहीं हो रही है। क्या आपको भी नहीं लगता कि आपको भी यही रास्ता अख्तियार करना चाहिए? इसी तरीके से पुरअमन, जो की बात कह रहे हैं मुफ्ती साहब भी कि पुरअमन तरीके से आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, अपनी बात अगर कोई गलत कर रहा है तो आपके पास भी ये बात रखी गई थी पद्मावती नहीं यहाँ पर तो करणी सेना ने अपने अहम का सवाल बना लिया, ईगो बना लिया। लास्ट तक उस बात को जब फिल्म आने वाली हुई है उससे पहले बोला देख लें, और जब बात इतनी बढ़ चुकी थी तो बात कंप्रोमाइज हो नहीं पाया। नहीं तो पहले कहा था देख लीजिए, और बाद में करणी सेना ने नहीं देखा और मैंने करणी सेना का फिर विरोध भी किया कि आप एक बार देख लीजिए, क्यों नहीं देख लेते? जब वो दिखाना चाहता है, अगर हमें सेटिस्फाई होगा। आप जयदीप साहब फिर आप तो मेरे बीच में बोल रहे हो, फिर आप क्यों बोल रही हो? चिपड़ मत करो, चुप रहो ना थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जब आपकी बात आएगी तो आप फिर आप क्यों बोल रही हो बीच में? फिर आप बोलती हो कि आप बीच में बोलते हो। कम से कम मौजू पर आते हैं, हम लोग मौजू पर आते हैं, आप बोल के दिखा दो, मौजू पर आते हैं, जो अहम मौजू है। सर डिबेट डीरेल हो जाएगी, सर डिबेट डीरेल हो जाएगी। बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हो क्या आप? फिल्में डिबेट डीरेल हो जाएगी। सर ठीक है, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। ठीक है, बोल रही हो बीच में, आपसे पूछा इंटर ने, ठीक है, आपसे पूछा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तमीज से बात कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए। आप बोल रही थी मैं बीच में बोला था, आपने बोला क्यों? रावत साहब मैंने बदतमीजी क्या किया आपसे? आप बदतमीजी बोल रही हो बीच में? आप मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। क्या बोल रही हो फिर बीच में? मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, क्या करोगे आप? क्या करोगे? से बात कर रहे हैं, आप क्या करोगे? बात कर रहे हैं इंटर, आप क्या करोगे? आपसे बात कर रहे थे इंटर, मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ, मैं आपसे डांट खाने नहीं आई हूँ, आपसे डांट खाने नहीं आई, तमीज से क्या लेडीज से बात करने की? मैं भी आपसे बात नहीं कर रही, सब यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। सर ठीक है, ऑन एयर इस तरह की चीजें नहीं जाएं। तमीज आपको नहीं, आप बीच में बोल रही हैं, आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, चलिए ठीक है, रावत साहब, अंबर जी
ठीक है, हम दोनों को रोक रहे हैं। चलिए, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल नहीं होते, नहीं, यहाँ पर दोनों अपनी बात रख रहे थे सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बात रख रहे थे, दोनों ही अपनी बात रखिए। जब एंकर पूछता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिबेट उस जोन में थी कि सभी अपनी बात रख रहे थे। चलिए, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते, और कम से कम यहाँ पर एक गलत मैसेज नहीं देते हैं। आप भी कम से कम दोनों ही एक बहुत इज्जत और एहतराम वाले शख्सियत है, अपनी बात रखना चाहिए। बार बार टोक रहे हैं रावत साहब, ठीक है, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ रावत साहब। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, ठीक है सर। तो अच्छा थोड़ी लगता है। हम टॉपिक पर आते हैं वापस। हमें भी आता है, ये बोलेंगे तब ये बोल के दिखा देंगे किस तरीके से। हम टॉपिक पर आते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ऐसी जो है मैसेज नहीं जाना चाहिए, और कम से कम हमें एहतराम रखना चाहिए कि हमारे सामने कौन है। ठीक है, हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि आप जरा ये बताइए कि पुरतशद्दुद एहतजाज करना लास्ट अगर आपके पास भी जरिया है ना, तब भी नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब तो कह भी रहे हैं, और इस मामले में भी देखिए लगातार बात यही हो रही है कि एक एफआईआर हुई है, उस पे कानून अपना काम कर रहा है। सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करना, तमाम तरह के एफआईआर हुई है, लेकिन वहां जो स्टेटमेंट दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कह रहे थे कि अगर कुछ हुआ तो हम देखेंगे, इनको बताएंगे। ये कहा है उन्होंने, धमकी दी है, और करनी सेना की तरह ही धमकी दी उन्होंने। आप चाहे तो दोबारा। मुफ्ती साहब, ऐसा हुआ है क्या? मेरे नजर में नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। कभी हमने कंप्लेंट कराई है, ऐसा हुआ है क्या? मेरी नजर में ऐसा नहीं है। तो फिर हम उनको देख लें। जिस दिन उन्होंने एफआईआर की है, चैनल पर हमने समझाया था कि आपने इसको सोचा समझा नहीं, डायरेक्ट एफआईआर क्यों कर दिया जाकर के। और जो भी है कानूनी रास्ता पूरा अमन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, रहते हुए अपना काम करना चाहिए। प्रज्ञा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। मैं फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं, कानूनी पहलू और जमहूरियत की बात। जी बिल्कुल, इसमें जो मेन चीज है कि जो कंप्लेनेंट आ रहा है वो मान लीजिए कि वो अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू बहुत ज्यादा उसके प्रभाव में है, और जो सपोज कीजिए कि जो फिल्म वाले हैं वो पब्लिसिटी चाह रहे हैं, बट जो पुलिस वाले हैं वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या उन्होंने एफआईआर करने से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि ये 40 साल से सॉन्ग चल रहा है? ठीक है, ये भी इसके कई पहलू हैं, और इसको पूरी हर चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा हमको बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल लेकिन बहुत तरह की चीजों पर है, और समाज पर भी है, और कहीं ना कहीं जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उन पर भी सवालात उठते हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ेगी। इन सब के साथ बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे डर है तो आतिशे गुल का, कहीं ये चमन को जला ना दे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दगा ना दे। आज का मुद्दा में बस इतना ही।